अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मारिन नौखेज़ खान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स सिबलिंग्स पावर्ड बाय द न्यूज़ व्यूज़। पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत करीब आ चुकी है। आज के शो में हम पाकिस्तान की टीम से रिलेटेड बात करेंगे और पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फीमेल टीम से भी रिलेटेड बात करेंगे। हमारे साथ है सुबैल नौखेज़। चलते हैं उनके पास और उनसे करते हैं थोड़ी सी बात। अस्सलाम वालेकुम सुबैल नौखेज़ खान। वालेकुम अस्सलाम मारिया, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है सर? बस पाकिस्तान की रिसेंटली स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है, कुछ उसके हवाले से ही कहमचोइयाँ चल रही है और देख रहे हैं कि पाकिस्तान की किस कदर तैयारियाँ हो रही है वर्ल्ड कप। चले, आपने उसका जिक्र कर ही दिया है तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है उसका पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड। देखिए, पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड वैसे तो मैं बिलीव रखता हूँ कि जब एक बार आपके टूर्नामेंट के लिए स्क्वाड अनाउंस हो जाए तो उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। जितना क्रिटिसिज्म करना है, जो कुछ करना है वो पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वाड अनाउंस होने के बाद अगर आप स्क्वाड पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपके प्लेयर्स का मोराल डाउन होता है, और एक इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले अगर आपकी टीम का मोराल डाउन हो जाए तो ये आपके मुल्क के लिए अच्छे साइंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जो भी अब स्क्वाड अनाउंस हो गया मेरे ख्याल से वो बेहतरीन स्क्वाड है, और हमारे कौम को और हम लोगों को चाहिए कि हम उनको फुल सपोर्ट करें और जितना उनका मोरल बूस्ट कर सकते हैं उतना हम उनका मोरल बूस्ट करें, क्योंकि अगर हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो जो यंग प्लेयर है ख़ास तौर पे उनका मोरल काफ़ी डाउन होगा। तो यू आर हैप्पी विद द अनाउंसमेंट विद द टीम? देखिए, पाकिस्तान कुछ मसले है स्क्वाड में, बिल्कुल है, और हर बार आप परफेक्ट स्क्वाड नहीं लेके जा सकते हो। कई बार आपसे गलतियां भी हो जाती है और कई बार आपकी कुछ पसंद नापसंद की भी चॉइसेस आ जाती है बीच में। लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ में जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और उनके जो चेयरमैन है मोहम्मद वसीम, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि जिस स्क्वाड को बैकअप किया है एशिया कप के बाद, जितना क्रिटिसिज्म स्क्वाड के ऊपर आ रहा था उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह स्क्वाड को बैकअप किया है, ये वाकई में एक बहादुर किस्म का डिसीजन उन्होंने लिया, और ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से हम एक टीम लेके चलते थे और जब बड़ा इवेंट भी सामने आता था तो हम फिर दोबारा से अपने पुराने खिलाड़ियों की तरफ देखना शुरू कर देते थे और यही सोचते थे कि शायद अब ये टीम में वापस आ जाएंगे, और उनको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में लेके चले जाते थे, जिससे यंगस्टर्स को सीखने का मौका नहीं मिलता था। तो ये सिलेक्शन कमेटी ने एक बहुत बहादुराना डिसीजन लिया और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है कि इस बार वो पुराने नामों की तरफ नहीं गए, और उन्होंने जो पिछले 2 साल से जिस स्क्वाड को वो लेके चल रहे थे, पिछले 2 साल से जो उनका स्क्वाड और जो उनकी प्लानिंग थी वो उस पे ही स्टिक रहे हैं, बावजूद इसके कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मगर उसके बावजूद भी वो यंगस्टर्स पे स्टिक रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगता नहीं है कि हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हमने एशिया कप में देखा कि हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा वीक है और हमें कोई एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए था मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उसके हिसाब से कुछ चेंजिंग हुई है टीम में। शान मसूद टीम में आए हैं, उससे हमारा जो है मिडिल ऑर्डर, दो के वो ओपनिंग बैट्समैन है। अब हमने ये भी देखना है कि क्या पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप को छेड़ा जाता है, क्योंकि गुज़िश्ता कई टूर्नामेंट से जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो वी हैव टू सी कि हम ओपनिंग को छेड़ते हैं, शान मसूद को फ़खर जमान की जगह वन डाउन खिलाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन के हिसाब से होगा, लेकिन हम एक बैट्समैन लेके जा रहे हैं और इस बार ये भी उम्मीद की जा रही है कि हैदर अली भी टीम में वापस आएंगे। तो देखते हैं, कुछ हद तक हमारी वीकनेस है, लेकिन यंगस्टर्स को मौका नहीं मिलेगा तो उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा तो आज से 2 साल बाद हम इसी स्टेज पे खड़े होंगे जिस स्टेज में हम आज खड़े हैं। अगर हम स्टिल अपने पुराने प्लेयर्स को उनकी तरफ ही नजरें लगा के बैठे रहेंगे कि शायद ये वापस टीम में आके टीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमें अपने यंगस्टर्स की तरफ देखना होगा। ठीक है, कुछ मसले हैं, कुछ वीकनेसेस है, लेकिन इसी तरह ही ओवरकम होगी। हैदर अली एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, शान मसूद और अगर हैदर अली वन टाउन टू टाउन खेलते हैं और खुशदिल शाह और फ़खर इफ्तिखार अहमद में से कोई एक प्लेयर को खिलाते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी टीम का अच्छा बैलेंस बन सकता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट इस सबको देख रही होगी और देखते हैं कि वो अभी इंग्लैंड की सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
अभी आपने बिल्कुल शान मकसूद का ज़िक्र किया है, तो आप मुझे बताइए कि हमने शान मकसूद को अपने टीम में इस बार डाला है, तो आपको क्या लगता है कितना एडवांटेज होगा शान मकसूद के लिए? क्योंकि हम देखिए पीछे देखते आए हैं शान मकसूद ने कोई इतना एक्सट्रीम पे ज़्यादा खेला नहीं है। पीएसएल से वो आए थे, तो आपको क्या लगता है कि इज़ दैट ओके फॉर आवर नहीं, टीम बिल्कुल के वर्ल्ड कप में खिलाना? शान मसूद जो है वो काफ़ी अरसे से सेलेक्टर्स के दरवाजे खटखटा रहे थे। उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान में वो बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन साबित हुए एज अ ओपनर। उसके अलावा हमारे यहाँ क्रिकेट उन्होंने इंटरनेशनल बिल्कुल नहीं खेली है, लेकिन उन्होंने काउंटी क्रिकेट और जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट हो रही है उसमें बड़ी शानदार उनकी परफॉर्मेंस है और इन्हीं बेसिस पे टीम में जगह बनाने में वो कामयाब हुए और काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे थे कि वो टीम में जगह बनाए, लेकिन वो क्योंकि बतौर ओपनर खेलते थे तो पाकिस्तान की उस टाइम बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, तो इस वजह से वो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, यंग प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है और उम्मीद हम यही करते हैं कि वो एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे टीम के अंदर और अच्छे रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे हम शान मकसूद की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने फ़खर ज़मान को भी ड्रॉप किया है, तो आपको लगता है कि ये हमें आगे फ़ायदा देगी चीज़? देखिए इस जब ये जो टीम अनाउंस की है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने, मुझे लगता है कि ये शायद इनके करियर की सबसे मुश्किल टीम हो जो उन्होंने डिसाइड की है, क्योंकि एक तो बिल्कुल रिसेंटली एशिया कप ख़त्म हुआ है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था जिन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उसके अलावा कई हमारी चॉइसेस ऐसी थी जिसमें उनको बहुत वो बड़े फंसे होंगे और उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी कि इन प्लेयर्स में से किनको चूज़ किया जाए। और एक किस्म की ये अच्छी बात भी होती है कि अगर आपका स्क्वाड में स्ट्रेंथ है और आपको प्लेयर पिक एंड चूज़ करने में मुश्किल हो रही है, तो दैट मीन्स कि आपके पास अच्छा टैलेंट मौजूद है। तो इसमें शान मसूद और फ़खर ज़मान में से एक प्लेयर को चूज़ करना था, इसमें इनको बड़ी मुश्किल हुई। फिर हमने देखा कि रिजर्व्स में मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है, उनका और सरफराज में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, क्योंकि सरफराज अभी रिसेंट टी20 जो टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज अ बैकअप रिजर्व कीपर सरफराज और मोहम्मद हारिस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अब वो पुराने प्लेयर्स की तरफ नहीं, वो जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उनकी तरफ जाने का सोच रहे, तो उसमें उन्होंने मोहम्मद हारिस को चूज़ किया और उसके साथ साथ हसनैन और शाहनवाज धानी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था क्योंकि दोनों बड़े टैलेंटेड बॉलर है, दोनों यंग बॉलर है, तो उसमें भी उनके लिए चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन लकीली ये हुआ इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कि हसनैन और शान मसूद टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए और थोड़ा सा एक फैक्टर जो था वो इंजरी का भी था फ़खर ज़मान और शाहनवाज धानी दोनों के, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए। अदरवाइज उन दोनों में टैलेंट बहुत है। फ़खर ज़मान का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड हिटर और ठीक है उनका एशिया कप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उनको अभी रिजर्व में रखा हुआ है। लेट्स सी, खुदा ना खास्ता जिस तरह पाकिस्तान के फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसमें फ़खर ज़मान वापस टीम में जगह बना लेगा। तो आपको क्या लगता है जो हमारे ओपनर्स की पार्टनरशिप होती है ये बाबर आजम और रिजवान की, क्या हमारे ओपनर्स यही रहने चाहिए या ओपनर्स चेंज हो जाने चाहिए? देखिए अगर आप रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इन दो प्लेयर्स ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स एज अ बतौर ओपनर्स बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम और रिजवान की वन ऑफ द टॉप ओपनिंग पार्टनर जोड़ी है और इसमें तमाम दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो इस बात पे एग्री करते हैं। बट डिस्पाइट सेइंग दैट हमने जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखी है वो बड़ी ख़राब है ओपनिंग टॉप ऑर्डर की, ख़ास तौर पे बाबर आजम और उसकी मोहम्मद रिजवान की। अब देखना यही है कि हम कब तक इन प्लेयर्स के ऊपर स्टिक करते हैं, या तो ये दोबारा क्लिक कर जाएंगे और इनकी दोबारा परफॉर्मेंसेस वैसे हो जाएंगी, या अगर ये क्लिक नहीं कर सकते तो फिर आगे क्या डिसीजन होगा। जब चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने तो बहुत वाज़ेह कह दिया, उन्होंने कहा कि ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, अगर शान मसूद खेलेंगे तो वन डाउन खेलेंगे, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप इनफैक्ट अगर बाबर अपनी विकेट लूज नहीं भी करता है तो भी हमें ज़रा रन रेट का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे दोनों प्लेयर जो है वो बड़े स्लो रन रेट पे पावर प्ले गुजारते हैं और हमने देखा रीसेंट पास मैचेस में कि हमारा पावर प्ले में कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था। जब रमीज़ राजा नए नए पीसीबी के चेयरमैन बने थे
तब उनसे ये सवाल किया गया था कि बाबर के रन रेट पावर प्ले में थोड़ा कम है, तो क्या आप उनको चेंज करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि बाबर मुझे लॉफ्टेड शॉट खेले बगैर, रिस्क लिए बगैर ही इतना स्कोर कर देता है कि मुझे कोई हार्ड हिटर पावर प्ले में नहीं चाहिए। लेकिन अब हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल अभी एशिया कप में पूरे में वो स्ट्रगल करते रहे। तो लेट्स सी कि ओपनिंग जोड़ी कब तक जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है और जब कब तक कोचेस, हेड कोचेस इस जोड़ी पे, जो ओपनिंग जोड़ी है, इस पे रिलाई करते हैं और कब तक ये कंटिन्यू रखते हैं ये देखना है। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप तक के लिए बाबर और रिजवान दोनों ही ओपन करेंगे पाकिस्तान के। चलिए हम होप करेंगे कि बाबर जल्द से जल्द अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं। जैसे कि आपको पता है सुहेल नोखेस के सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और हमारे प्लेयर्स जो हम रिसेंटली बिल्कुल फाइनल्स हारे श्रीलंका से, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद हमारे कुछ प्लेयर्स ने, हमारे सीनियर प्लेयर्स ने फ्रस्ट्रेशन भी सोशल मीडिया पे निकाली। जैसा कि शोएब मलिक का एक ट्वीट था कि कब तक दोस्तियाँ चलती रहेगी टीम के अंदर। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, मुझे एक मिनट आई एम सो सॉरी। इनफैक्ट इसी ट्वीट के साथ कामरान अकमल भी बिल्कुल अग्री करते हैं। और आप मुझे बताएं कि मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन कितना हमारी आवाम, कितने देखने वाले इस चीज़ से अग्री करते हैं कि जो हमारी टीम है, जो हमारा स्क्वाड है, जो हमारी अनाउंसमेंट्स होती है, वो फ्रेंडशिप के ऊपर होती है। देखिए, पहले तो मैं बात कर लूँ दोस्तियों पे। अगर तो आप ये बात कर रहे हैं कि दोस्तों को खिलाया जा रहा है और टीम की सिलेक्शन दोस्तियों पे हो रही है, तो मुझे या आम आवाम या किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर तो आपकी टीम परफॉर्म कर रही है। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हमने देखा कि रिसेंटली बाबर आजम के सबसे करीबी दोस्त हसन अली को वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया। जहाँ तक बात होती है परफॉर्मेंस की, वो मैटर करनी चाहिए और दोस्तियाँ बिल्कुल टीम में होनी चाहिए, क्योंकि आप एक मुल्क के लिए खेल रहे हैं, आप इस पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। और मारिया, मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी अरसे से, एक अरसा दराज से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं और मैंने जो ड्रेसिंग रूम का माहौल इस प्रेजेंट टीम के बीच में देखा है और इनकी जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह की दोस्ती है, जिस तरह फाइट करते हैं, मैंने ये आज से पहले कभी भी किसी भी ड्रेसिंग रूम का ये हाल नहीं देखा है। इवन के जब हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स जो आज ट्वीट्स भी कर रहे हैं, जब ये भी खेल रहे थे, तो हमने देखा कि टीम के अंदर कोई ना कोई ग्रुपिंग होती थी, कोई किसी पार्टी का होता था, कोई किसी पार्टी का होता था। एटलीस्ट हमारी टीम फाइट कर रही है, आपस में दोस्तियां, यारियां हैं, अच्छी बात है, एक टीम के लिए खेल रहे हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बट जहाँ पर आपकी बात आ जाए परफॉर्मेंस की, वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज दोस्ती पर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो ट्वीट की बात की, वो बिल्कुल शोएब मलिक की तरफ से जो ट्वीट है, ये नहायत ही फ्रस्ट्रेटेड ट्वीट थी और बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सीनियर खिलाड़ी है और पाकिस्तान, और इसमें अगर मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ शोएब मलिक को, तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है और वो पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर्स में से है, उनकी बड़ी खिदमत है इस मुल्क के लिए। लेकिन स्टिल, अगर आप इतने सीनियर प्लेयर होकर आप ऐसी ट्वीट्स करेंगे जिससे आपके मुल्क की बेइज्जती होगी, सारी दुनिया के सामने आप अपने मुल्क को जलील करें, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, और ख़ास तौर पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप पीसीबी की टीम के हिस्से में हो और आप ऐसी बातें करो, तो मेरे ख्याल से बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। और हमारे सीनियर प्लेयर्स को मेरे ख्याल से उस दिन, जिस दिन श्रीलंका से पाकिस्तानी टीम हारी, तो हर बंदा ही फ्रस्ट्रेटेड था। लेकिन अगर मेरे में और शोएब मलिक में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो उसमें फिर नुकसान किसका है? और आप ये देखें कि इसका साफ-साफ जो नुकसान पाकिस्तान को, तो जो नुकसान हुआ है वो हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा शोएब मलिक को भी इसकी बड़ी भारी कीमत उठानी पड़ी। अगर कहीं न कहीं उनको किसी भी एंगल पे ये सोचा जा रहा था कि शायद टीम में वापस ले, तो मेरे ख्याल से उस ट्वीट से उन्होंने वो तमाम दरवाजे बंद कर दी है। जहाँ तक आपने बात की कामरान अकमल की, तो कामरान अकमल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उससे मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट भी ये किया जा सकता है, क्योंकि शोएब मलिक थोड़े मैच्योर खिलाड़ी है, उन्होंने बड़ी जगह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो उनसे थोड़ी सी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से कामरान अकमल से मैं इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और ये मेरे ख्याल से कुछ कज़न्स की आपस में जेलसी वाला चक्कर भी होता है, वो तो होता ही है। अगर हम शोएब मलिक और कामरान को साइड पे रखें, तो मोहम्मद आमिर, जो पाकिस्तान टीम के बहुत अच्छे बॉलर रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बड़े सख्त और बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने भी अपने ट्वीट पे बिल्कुल मोहम्मद आमिर ने चीफ सेलेक्टर के लिए।
बिल्कुल जी, उन्होंने रिसेंटली चीफ सेलेक्टर के हवाले से एक ट्वीट की जो बड़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही है। अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि मोहम्मद आमिर की भी पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है, कई जगहों पे डुबाया भी है, लेकिन इस ट्वीट के बाद मैं फिर वही बात करूँगा कि जब हमारे सीनियर प्लेयर और हमारे बड़े प्लेयर इस तरह की ट्वीट्स करते हैं, तो हमारे मुल्क का ही बदनामी होती है और किसी की कोई बदनामी नहीं होती है, बल्कि आमिर के हवाले से तो मैं ये बात करूँगा कि आमिर को तो इस अवाम ने, इन लोगों ने, इन्हीं पीसीबी के बोर्ड ने एक क्रिकेट की नई ज़िंदगी बख्शी है, तो मेरे ख्याल से इनको इनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए बजाय इसके कि वो इस तरह की बहुत ही अनएथिकल सी, इमोरल सी उन्होंने ट्वीट्स की है और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को टैलेंट दे तो उसको थोड़ी सी तालीम भी दे दे, ताकि उसको थोड़ी सी अक्ल हो कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, और ख़ास तौर पे जब आपको इतना सपोर्ट, इतना सब कुछ, इतना प्यार इस अवाम से मिला हो और वो भी उसके बावजूद जो आपने इस अवाम और इस बोर्ड और इस मुल्क के साथ किया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसी ट्वीट्स करते हुए। सोशल मीडिया का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जो दिल करे आप वहाँ पर पोस्ट कर दें। ये सारे तो मसले साथ-साथ चलते रह गए, फ्रस्ट्रेशंस, मैच हारना। एक बहुत बड़ा मसला जो अभी हमारे प्लेयर्स आई गेस फेस करे, आई एम नॉट आई गेस, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, जो कि शाहिद अफरीदी ने भी पोस्ट किया कि पीसीबी शाहिद अफरीदी को उनकी इंजरीज़ के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि पीसीबी क्यों हमारे प्लेयर्स को उनकी इंजरी या उनकी कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम पे क्यों सपोर्ट नहीं करी? ऐसा क्या मसला चल रहा है कि पीसीबी हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करी? और प्लेयर, अगर पीसीबी प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कहाँ से, उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? वो कैसे अपने आप को, अपनी इंजरीज़ को सपोर्ट करेंगे, या अपने हेल्थ केयर को, या जो भी उनका फर्स्ट एड है, जो भी है उनका, उसको वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, शाहिद अफरीदी का रिसेंटली एक टीवी चैनल के ऊपर बयान आया और उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी स्टार बॉलर है पाकिस्तान के, और इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन शाह न सिर्फ पाकिस्तान के, इस टाइम क्रिकेटिंग दुनिया के एक बहुत बड़े स्टार हैं। और मैं इस शाहिद अफरीदी के इस बयान को, जो हमने अभी रिसेंटली 2 ट्वीट्स के बारे में डिस्कस किया, उससे तो नहीं जोड़ूंगा। वो तो एक बहुत ही अनएथिकल सी बात थी, ये एक इशू हो सकता है, लेकिन अभी तक इसमें हकीकत क्या है ये किसी को पता नहीं लग सकी है, क्योंकि रिसेंटली चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का भी बयान आया है और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि हम तो बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपने स्टार प्लेयर शाहीन को क्यों नहीं करेंगे। तो अभी ये कंट्रोवर्सी सी बनी हुई है, समझ नहीं आती है कि लाला को कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में कोई झूठ बोलने की, लेकिन अब इसके पीछे क्या चीज़ है, ये अब जिस तरह वक्त गुजरेगा उतना पता लगेगा कि इसके पीछे माजरा क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे एक फीलिंग आती है ऐसा कि शायद पीसीबी की एक लिमिट होती है, एक उनका क्राइटेरिया होता है प्लेयर की इंजरी को रिजॉल्व करने का और उसको ख़त्म करने का, और उनके एक स्पेसिफिक डॉक्टर्स, स्पेसिफिक फंड्स होते होंगे, लेकिन शायद शाहीन शाह अफरीदी चाहते हो कि वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई उनका फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, शायद उनकी मर्जी ये हो, इस वजह से पीसीबी ने कहा कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट दे सकते हैं, उसके ऊपर आप अगर खर्च करना चाहते हैं तो अपने कर ले। लेकिन अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, दोनों तरफ से बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस सब की ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसको क्लियर जो कर सकते हैं वो शाहीन शाह अफरीदी कर सकते हैं, ना शाहिद अफरीदी कर सकते हैं और ना ही रमीज़ राजा कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि पीसीबी हमारे प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट करे, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अपने आप को सपोर्ट करे। हम बात करते हैं अपनी पाकिस्तानी फुटबॉल फीमेल टीम की बात। आप मुझे बताइए, अभी उन्होंने रिसेंटली मालदीव्स के सामने एक बहुत खूबसूरत जीत हासिल की है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल मारिया, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी वुमेन टीम को बदतरीन शिकस्त हुई इंडिया और बांग्लादेश के साथ, और उनका आखिरी मैच था सैफ गेम्स में, सैफ चैम्पियनशिप में अगेंस्ट मालदीव्स, और उनको एक रिकॉर्ड शिकस्त दी है पाकिस्तानी वुमेन ने, और एक बार ज़बरदस्त वापसी की इंटरनेशनल फुटबॉल में, जो कि स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं रहा था उनका टूर्नामेंट में। और इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश और इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और हमारी टीम ने 8 साल से बिल्कुल ही फुटबॉल की दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उसके बावजूद एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और उसके बाद 7-0 मालदीव्स को शिकस्त देना, इट्स क्वाइट अमेजिंग और मच बी अप्रिशिएटेड जिस तरह की वुमेन टीम ने परफॉर्मेंस दी है, और हम दुआ गो हैं कि इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आगे भी आती रहें।
काफ़ी टाइम हो गया, हमें इस शो को वाइंड अप भी करना है, तो आपसे एक आखिरी सवाल मैं बिल्कुल करती रहूँगी। हमारे रॉजर ने बिल्कुल रिसेंटली टेनिस से रिटायरमेंट ली है, तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है उसका कितना इफ़ेक्ट हमारी टेनिस की गेम पे, स्पोर्ट्स पे, हमारी टेनिस की स्पोर्ट्स पे होगा? और आपको क्या लगता है कि कितने लोगों के दिल टूटे होंगे, कितने लोगों को दुख हुआ होगा उनकी रिटायरमेंट पे? जी बिल्कुल, एक स्पोर्ट्स की दुनिया को एक बड़ा धचका लगा है। रॉजर फेडरर जो हम बड़ी देर से उम्मीद कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जल्दी उनकी रिटायरमेंट आने वाली है। फाइनली उन्होंने फ़ेसबुक पे ऑफ़िशियली अपने सोशल मीडिया पे अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की और कई बड़े मतलब कि उनके रिकॉर्ड्स हैं, शायद गिनवाना मुश्किल हो जाए अभी, लेकिन मेरे ख़्याल से उनका सबसे मुझे जो अमेज़िंग रिकॉर्ड लगता है वो यही है कि उन्होंने 34 इयर्स की उम्र में उन्होंने ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 रैंक प्लेयर बने, जब दुनिया के ज़बरदस्त यंगस्टर्स 21-21, 22-22, 25-25 साल के खिलाड़ी खेल रहे थे। उसके बावजूद भी एट द एज ऑफ 34 वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक प्लेयर बने। तो मेरे ख्याल से ये एक वन ऑफ द अचीवमेंट्स है उनकी। अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स यहाँ गिनाना शुरू करूँ तो शायद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने छोटे-छोटे रिकॉर्ड्स हैं को याद करना मुश्किल है। बाकी 20 ग्रैंड स्लैम जो उन्होंने जीते, पहले खिलाड़ी थे जो ओपन एरा में 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे रॉजर फेडरर, जबकि उसके बाद राफेल नडाल और जोकोविच भी अब 2020 तक पहुँच गए। तो उसके अलावा मतलब रॉजर फेडरर के अलावा ये है कि सेरेना विलियम्स जो वुमेन टेनिस की बहुत बड़ी स्टार है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली रिटायरमेंट दी है। तो हमने देखा है कि टेनिस के 2 बड़े स्टार रिसेंटली रिटायर्ड हो गए और इससे टेनिस को बड़ा झटका भी लगा होगा। और इसके साथ-साथ हमने देखा कि दुनिया भर के जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है लाइक लायनल मेसी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे रॉजर फेडरर को कांग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद दी। कई लोगों ने सैड पोस्ट की। क्रिकेटिंग ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनकी भी ट्वीट आई रॉजर फेडरर के बारे में। तो एक बड़ा अच्छा करियर अपना खेल के गए हैं और ये करियर उनका तारीख में बड़ा अरसा जो है वो रहेगा और बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। तो वी ऑल आर सेड कि रॉजर फेडरर को दोबारा खेलते नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी कोई एक आखिरी गेम रॉजर फेडरर की देखनी है तो आप लोग लेवर कप जरूर देख सकते हैं। ये वर्ल्ड और टीम यूरोप के दरमियान मैचेस होते हैं। ये रॉजर फेडरर का ऑफिशियली लास्ट टूर्नामेंट होगा। Thank you so much, Suhail Nokhes, for joining us. It was great having you, and all the time it is, and it was, and it will be. I'm pretty sure about it. Thank you so much. Thank you for watching, everybody. Inshallah, मिलते हैं next episode में Sports Siblings के. See you next time. Allah Hafiz.